अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटरलूप, वन ऑफ पाकिस्तान टॉप एक्सपोर्टर्स। 1992 में ये कंपनी 10 निटिंग मशीन से स्टार्ट हुई थी और आज 5000 से भी ज़्यादा निटिंग मशीन्स ऑपरेट करती है एंड एक्सपोर्ट्स मोर देन $500 मिलियन फॉर पाकिस्तान। आज आपको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट मेक्स दिस कंपनी सो स्पेशल वर्सेस अदर टेक्सटाइल कंपनीज एंड मोर इम्पोर्टेंटली इंटरलूप का फ्यूचर आउटलुक कैसा लग रहा है। पिछले 20 सालों की तरह क्या ये कंपनी नेक्स्ट 20 ईयर्स में भी अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स देगी, आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के विनर की अनाउंसमेंट भी करेंगे और आज भी आपको मौका मिलेगा टू विन ₹5000 कैश प्राइस। बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। रिसेंटली हमने इस चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि हमारी सारी फ्यूचर वीडियोज़ जो हैं आप तक फ़ौरन पहुँचती रहें। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट मेक्स इंटरलूप सो स्पेशल। ज़्यादातर टेक्सटाइल कंपनीज 5% 7% नेट मार्जिन पे ऑपरेट करती हैं, बट इंटरलूप जो है कंसिस्टेंटली डबल डिजिट नेट मार्जिन में ऑपरेट करती है। आप ज़रूर सोचते होंगे कि ऐसी क्या वजह है कि ये कंपनी बाकी टेक्सटाइल कंपनीज से बहुत ज़्यादा अर्न करती है, और इसकी वजह है प्रीमियम कस्टमर्स। दुनिया में दो तरह के रिटेलर्स होते हैं, एक होते हैं विच कम्पीट ऑन प्राइस और दूसरे होते हैं विच कम्पीट ऑन ब्रांड। अगर आपको रफ इन दो टाइप्स ऑफ रिटेलर्स की इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करें तो जो लो कॉस्ट रिटेलर्स होते हैं जो कि कॉस्ट पे कम्पीट करते हैं, वो रफली अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसमें 40 से 60% स्पेंड करते हैं, और बाकी जो कॉस्ट होती हैं वो उनकी ऑपरेशंस और उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है। सो इन टाइप ऑफ रिटेलर्स के लिए जिस प्राइस पे वो अपना प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं अपने सप्लायर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर उनको कहीं भी 5% कम भी प्राइस मिले तो वो इवन कंट्री ऑफ सप्लाई चेंज कर लेते हैं, एंड राइटली सो, क्योंकि इन रिटेलर्स के जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ गुड बार्गेन। और दूसरी तरफ हैं ब्रांडेड रिटेलर्स। इनका बिजनेस मॉडल रफ ऐसे होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे ये तकरीबन 15 से 30% जो है स्पेंड करते हैं, बाकी ये इंडोर्समेंट्स पे और सेलिब्रिटीज़ के साथ जो अफिलिएशंस होती हैं उस पर स्पेंड करते हैं, और इनके जो एक्सपेंसिव आउटलेट्स होते हैं उस पर स्पेंड करते हैं। इनके लिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, टाइमली डिलीवरी एंड द वे द प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड, जिसमें आजकल एनवायरनमेंट का बहुत एस्पेक्ट आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनके लिए भी प्राइस इंपॉर्टेंट होती है, बट ये उस तरीके से कट थ्रोट अपने जो सप्लायर्स हैं उनको चेंज नहीं करते। सो इंटरलूप ने ओवर द ईयर्स सप्लाई चेन सर्टिफिकेशन से, टाइमली डिलीवरी से, टॉप ब्रांड्स के साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट कर ली है। इन टॉप ब्रांड्स में एडिडास, पूमा, नाइकी, टॉमी हिलफिगर जैसे नाम आते हैं। इनमें से कुछ ब्रांड्स के साथ तो इंटरलूप के पास इंस्पेक्शन फ्री स्टेटस भी है बिकॉज ऑफ लॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप और जिस तरीके से कंपनी सारी चीज़ें हैंडल करती है। सो डेफिनेटली इस कंपनी के पास एक मोट तो है। इन्वेस्टिंग लैंग्वेज में मोट उस चीज़ को कहते हैं कि किसी कंपनी के पास कोई ऐसा एडवांटेज हो जो कि दूसरी कंपनी आसानी से कॉपी ना कर पाए, और डेफिनेटली कंपनी ने जिस तरीके से हिस्ट्री में ऑपरेट किया है एक ऐसा मोट अपने लिए क्रिएट कर लिया है। और आगे आप देखेंगे ये जो मोट है इसको बनाने में जो कंपनी को इतने ज़्यादा साल लगे हैं ये इतनी ईजिली ट्रांसफ़र भी नहीं होता। इवन इस कंपनी ने कुछ नए टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, वहाँ पर अभी तक ये मोट डेवलप नहीं हुआ। जैसे कि हम आपको आगे ये शो करेंगे, ये मोट अभी सिर्फ सॉक्स सेगमेंट में है, और कंपनी ने डेनिम और अपैरल में भी एक्सपेंड करने की कोशिश की है, बट इन सेगमेंट्स में अभी तक ये डेवलप नहीं हुआ, और इन सेगमेंट्स में कंपनी के प्रॉफिट्स भी काफ़ी कम हैं। इसके अलावा इंटरलूप ग्लोबली भी एक सॉक्स का काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर है। सो इस वजह से भी कंपनी के पास थोड़ी सी प्राइसिंग पावर और बार्गेनिंग पावर आ जाती है। एंड थर्डली, ये जो सेगमेंट है टेक्सटाइल का कंपेयर टू दूसरे सेगमेंट्स, ये मोर लेबर इंटेंसिव है। पाकिस्तान में जो एनर्जी की कॉस्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो तो आपको पता ही होगा। सो जो टेक्सटाइल के लो वैल्यू एडेड सेगमेंट्स होते हैं उसमें एनर्जी कॉस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बट यहाँ पे लेबर कॉस्ट की भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एनर्जी कॉस्ट देखेंगे तो पाकिस्तान में बिजली और गैस शायद दुनिया से डबल कीमत पे मिलती है, बट जो लेबर की कॉस्ट है वो आज भी कंपेटिटिव है। सो इस वजह से कंपनी को एक अच्छी कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, और ये ग्लोबल सप्लायर्स के साथ जो है लेवल प्लेइंग फील्ड पे कम्पीट कर सकते हैं। सो इन सारे फैक्टर्स को अगर कंबाइन करें तो फिर आपको समझ आ गया होगा कि वाई इंटरलूप इज़ एबल टू अर्न हायर मार्जिन्स देन अदर टेक्सटाइल कंपनीज, स्पेशली इन सॉक्स। आइए अब इस मोड को डीपली एनालाइज करते हैं
और उसके लिए हम इंटरलूप के रिजल्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, यानी कि जो कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है उनकी इकोनॉमिक्स चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपने अकाउंटिंग फ्लॉज जो है उनको करेक्ट करना है। इस कंपनी की अकाउंटिंग रूल्स इस तरीके से हैं कि अगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डीवैल्यूएशन हो जाए तो जो उस टाइम पे एक्सचेंज गेन आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को नॉर्मलाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि डिफरेंट सेगमेंट्स में ये कंपनी कितने प्रॉफिट्स कमा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के ऑलमोस्ट सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो होजरी सेगमेंट यानी कि सॉक्स से ही आ रहे हैं, और ये सेगमेंट जो है ऑलमोस्ट 20 से 25% ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न करता है। इंटरलूप ऑन एवरेज एक डजन सॉक्स जो है 6 से $60 में एक्सपोर्ट करता है, और अगर आप इसको परसेंटेज अप्लाई करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो हर डजन सॉक्स पे कंपनी तकरीबन $1.5 से $2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा लेती है। इस इंफॉर्मेशन से अगर कंपनी का फ्यूचर ROIC एस्टिमेट करने की कोशिश करें तो रिसेंटली कंपनी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि सॉक्स में हम एक और एक्सपेंशन करने जा रहे हैं जिसकी कॉस्ट है $58 मिलियन, और ये जो प्लांट है तकरीबन हर साल 18 मिलियन डजन सॉक्स बना सकता है। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये प्लांट तकरीबन 15 मिलियन डजन सॉक्स बनाएगा और हर डजन सॉक्स पे आफ्टर फाइनेंस कॉस्ट एंड आफ्टर टैक्सेस $1 अर्न करेगा, तो इस प्रोजेक्ट का या फिर इस सेगमेंट का जो ROIC है वो तकरीबन 25% इन डॉलर टर्म्स बन जाता है। 25% ROIC इन डॉलर टर्म्स शायद ही दुनिया में कोई बिजनेसेस हों जो अर्न करते हों। बट प्रॉब्लम ये है कि अब जिस स्केल पे कंपनी पहुंच गई है हर साल ये कंपनी तकरीबन 50 से $75 मिलियन प्रॉफिट कमाती है, और ये ऑलरेडी सॉक्स में एक ग्लोबल लीडर बन गए हैं। तो अगर इस प्रॉफिट को एक अच्छे रिटर्न पे कंपाउंड करना है तो कंपनी को हर साल एक सॉक्स का प्लांट लगाना पड़ेगा, जो कि शायद पॉसिबल ना हो। इसीलिए पिछले कुछ सालों में कंपनी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि किसी ऐसे बिजनेस में या किसी ऐसे सेगमेंट पे जाएं यहाँ पे ROIC जो है वो काफ़ी अच्छा हो, और जो सारा प्रॉफिट आ रहा है फ्रॉम स्टॉक्स वो एक अच्छे कंपाउंडिंग रेट पे री इन्वेस्ट हो जाए। 2019 और 2020 में जब कंपनी ने IPO किया था तो इस कंपनी का प्लान था कि हम डेनिम में एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं अब 3-4 साल गुजर गए हैं बट अभी तक इस सेगमेंट के प्रॉफिट्स जो हैं वो सॉक्स को मैच नहीं कर पाए। बट अगेन इसकी ये भी वजह हो सकती है कि मोट बनने में ही कुछ साल लग जाते हैं, तो मे बी कुछ सालों बाद इस सेगमेंट के भी प्रॉफिट जो हैं वो अच्छे हो जाएं। अभी रिसेंटली इंटरलूप ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है ऑफ अबाउट $100 मिलियन इन अपैरल प्रोजेक्ट, और इसी वजह से जो इसके लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं ऑफ Q1 FY25 उसमें फिक्स्ड कॉस्ट्स की वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से, और क्योंकि शुरू में आपको एकदम से ऑर्डर नहीं मिलते और शुरू में जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो शायद आपको थोड़ी कम प्राइस भी देते हैं, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से इस सेगमेंट में इन 3 महीनों में ऑलमोस्ट $2 बिलियन का लॉस भी आया है। इस सेगमेंट में कंपनी ने जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, अब आपने ये देखना होगा कि फ्यूचर में ये सेगमेंट जो है ये डेनिम की तरह ब्रेक इवन पे ही चलता रहेगा, या फिर कुछ सालों बाद ये सेगमेंट जो है ये कंपनी का सेकंड होजरी सेगमेंट यानी कि सॉक्स उसकी तरह 15 से 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न करेगा। ये चीज़ डिटरमिन करेगी कि इंटरलूप का फ्यूचर ROIC क्या है। आप सोच रहे होंगे कि एक नया सेगमेंट है जो शायद कंपनी में ओवरऑल सिर्फ 10 से 15% कंट्रीब्यूट करता है, बट आप इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं कि जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया कंपनी हर साल 50 से $100 मिलियन प्रॉफिट अर्न करती है, तो अगर इसने फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न कमाना है फॉर शेयर होल्डर्स तो इस रिटर्न को कहीं अच्छी जगह री इन्वेस्ट करना है। और शायद क्योंकि जो सॉक्स वाला सेगमेंट है वो उस तरीके से अगले 10 साल में 10x नहीं ग्रो कर सकता बिकॉज ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग साइज़, इसीलिए इस सेगमेंट का सक्सेसफुल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस सेगमेंट में इंटरलूप ने अच्छे प्रॉफिट्स कमाने शुरू कर दिए तो अपैरल की इंडस्ट्री का साइज़ तो इतना बड़ा है कि शायद अगले 10 सालों में ऐसे 5 और प्लांट लग जाएं। सो अपैरल प्रोजेक्ट के या अगर कोई और सेगमेंट आता है फ्यूचर में इस कंपनी में, उसके मार्जिन्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये डिटरमिन करेंगे कि फ्यूचर में ये कंपनी जो है मल्टीबैगर बनेगी, हाई ROIC पे ऑपरेट करेगी, या फिर अगर इनके लोअर मार्जिन्स हुए तो फिर ये वैल्यू डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाएगी। ये $100 मिलियन का प्लांट रफली हर साल जो है 25 मिलियन गारमेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है, और कंपनी के मुताबिक जब ये फुल स्केल पे ऑपरेट होगा तो हर साल तकरीबन 125 से $150 मिलियन रेवेन्यू अर्न करेगा। इस सेगमेंट में अगर कंपनी ने 15% ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कमा लिया तो इस प्रोजेक्ट का ROIC काफ़ी डिसेंट हो जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अपैरल इंडस्ट्री तो दुनिया में काफ़ी बड़ी है,
तो इस कंपनी का फ्यूचर ROIC भी सिक्योर हो जाएगा और जो ग्रोथ एंगल है वो भी सिक्योर हो जाएगा। अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से जो अपैरल सेगमेंट है उसके भी जो कस्टमर्स हैं वो ब्रांडेड कैटेगरी में आते हैं। सो कीप फॉलोइंग द क्वार्टरली रिजल्ट्स और देखते रहिए कि जो न्यू प्रोजेक्ट इंटरलूप ने स्टार्ट किया है इसकी अर्निंग पावर कैसे कैसे इंप्रूव होती है। आइए आपसे एक हाई लेवल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह भी कंपनीज को समझ के कभी कभी जो रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं उनकी थिंकिंग में और वो इन्वेस्टर्स जो कि स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं उनमें फ़र्क आ सकता है। आइए आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। एक बिज़नेस ओनर हैं जिनको पता है कि मैं एक ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ जो कि पहले 5 से 10 साल मुझे कोई रिटर्न नहीं देगा, लेकिन उसके बाद जो 20 से 30 साल होंगे उसमें वो हर साल मुझे 25% ROIC देगा। तो बिज़नेस ओनर शायद डिसाइड करे कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर जो कि अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह ये पूरा प्रोजेक्ट समझता है और स्टॉक मार्केट की वैल्यू रियलाइजेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो भी समझता है, उसके लिए शायद बेस्ट डिसीजन हो कि वो शुरू के 2-4 साल जो है इसमें इन्वेस्ट ना करे और जैसे जैसे प्रोजेक्ट अपनी अर्निंग के करीब आ जाए, 1 महीना पहले नहीं तकरीबन 2 से 3 साल पहले वो फिर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे। ये कॉन्सेप्ट जो है ये इस चीज़ को कवर करता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के पास बिजनेस ओनर से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और साथ साथ स्टॉक मार्केट की रियलिटी जो है वो वैल्यू रियलाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। वैल्यू रियलाइजेशन जो है वो आपको गाइड करता है कि स्टॉक मार्केट में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए शेयर प्राइस इंक्रीज़ होने के चांसेस कब कब होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने के लिए इन्वेस्टिंग शुरू कर दें, बट एटलीस्ट 3 से 4 साल का जब आप होराइज़न रखते हैं तो आप उन कंपनीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि अंडर वैल्यूड हैं और अगले 2 से 3 सालों में उसमें जो है अच्छी वैल्यू रियलाइजेशन होने के चांसेस हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप जो है सारे बिजनेसेस को डिटेल में एनालाइज करें, उसको अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स तक समझें और फिर बेस्ट जो बिजनेसेस हैं उनके साथ इक्वल पार्टनर्स बन जाएं। इससे जो है आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी और ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी। सो अगर इस कॉन्सेप्ट को इंटरलूप पे अप्लाई करें तो शायद रिजल्ट ये हो कि अगर ये जो अपैरल प्रोजेक्ट है अगर इसने 5 से 10 साल बाद अपने प्रॉफिट्स शो करने हैं तो शायद जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको अभी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर इनके जो प्रॉफिट्स हैं 1 से 2 साल में ही नज़र आने लग जाएंगे और ये जो है अपना मोड क्रिएट करने लग जाएंगे तो फिर शायद दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अब आपने इंटरलूप को अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स तक समझ लिया। अब आइए कुछ मैक्रो फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं इन डिटर्मिनिंग फ्यूचर बिजनेस ऑफ इंटरलूप। एक चीज़ जो कि पिछले 15 सालों में और नेक्स्ट 15 सालों में काफ़ी डिफरेंट होगी वो थी गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट रिलेटेड फाइनेंसिंग स्कीम्स। पिछले 15 सालों में इंटरलूप को हर प्रोजेक्ट के लिए LTFF और फिर उसको रन करने के लिए EFS की फैसिलिटी अवेलेबल थी। LTFF के अंडर कंपनी को 5 बिलियन रुपीज़ का लोन मिल जाता था एट 2 to 3%। लेट सपोज आज से 10 साल पहले इंटरलूप ने अपनी कैपेसिटी को 25% से एक्सपेंड करना है और उसकी कॉस्ट लेट से तकरीबन 10 बिलियन रुपीज़ हैं। तो आज से 15 साल पहले आपको 5 बिलियन रुपीज़ जो है वो LTFF में मिल जाते थे एट 2 to 3%। बाकी 5 बिलियन जो है आपकी इक्विटी होती थी और आपका पूरा प्रोजेक्ट लग जाता था और फिर उसको चलाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए उसमें भी आपको EFS जो है वो 3% पे मिल जाता था। पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिसीज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और हो सकता है ये फैसिलिटी फिर से वापस आ जाए, लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है और जो चेंज हो गई है वो ये है कि अगर ये फैसिलिटी 5 बिलियन रुपीज़ की अब आ भी जाए, अब इंटरलूप ने जो एक्सपेंशंस करनी है उसकी कॉस्ट 30 से 40 बिलियन रुपीज़ होती है। तो अगर आपको 5 बिलियन मिल भी जाएंगे एट 2 to 3%, तो उससे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होगा जो कि पहले होता था। और जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के रूल्स हैं उसमें अब 3% के बजाय जो पॉलिसी रेट चल रहा होता है उससे -3% पे एक्सपोर्टर्स को लोन मिलते हैं। तो दैट हैज़ ऑल्सो चेंज्ड अलॉट। अगर आपको 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एक बहुत ही कम फाइनेंसिंग रेट पे मिल जाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट के ROIC में कितना ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज चल रही है उसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि अब एक्सपोर्टर्स को अपने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, बल्कि अब तो सेल टैक्स फ्री जो है कुछ एक्सपोर्टर्स अपने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर सकते हैं जिससे उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम हो जाती हैं।
सेकेंडली, जैसे कि आप फॉलो कर रहे होंगे ग्लोबल इकोनॉमिक्स, उसमें यूएस के चाइना पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और इंटरलूप जो है ऑलमोस्ट 50% ऑफ जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएसए को करती है। तो अगर यूएसए चाइना पे ड्यूटीज़ लगाता है तो इससे इंटरलूप के प्रोजेक्ट्स की अर्निंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है, या एटलीस्ट जो करंट अर्निंग पावर है वो मेंटेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इंटरलूप का बिज़नेस एनर्जी इंटेंसिव से ज़्यादा जो है लेबर इंटेंसिव है। सो अब क्योंकि पाकिस्तान में जो डॉलर है काफ़ी स्टेबल है, और उम्मीद भी यही है कि अगले 1 से 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा, बट एनुअली जो मिनिमम वेज है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। सो उसकी वजह से पाकिस्तान में जो डॉलर वेज है उसके बढ़ने के चांसेस हैं, तो उससे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है ऑन इंटरलूप। बट कंपनी अगेन ब्रांडेड रिटेलर्स के साथ काम करती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो कॉस्ट इंक्रीज़ है इसकी पास ऑन करने की एबिलिटी भी कंपनी में मोस्ट प्रॉब्ली मौजूद है। सो ये जो डीवैल्यूएशन साइकिल होता है, इसमें अर्ली स्टेजेस में जब करेंसी डीवैल्यू होती है तो इंटरलूप की थोड़ी सी अर्निंग पावर जो है वो बढ़ जाती है, और फिर जैसे जैसे चीज़ें स्टेबल होती हैं, मिनिमम वेज जो है वो डॉलर टर्म्स में कैचअप करती है, तो फिर थोड़ा सा इनके मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा FY24 बजट का सबसे बड़ा चेंज, एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर दिया गया था, और इसकी वजह से कंपनी का जो ROIC है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया था। आप खुद सोचें, पहले अगर इंटरलूप $100 की एक्सपोर्ट करता था और उस पर लेट से $15 प्रॉफिट कमाता था, तो पहले इनको सिर्फ $1 जो है वो टैक्स देना होता था, और $14 इनका प्रॉफिट होता था। अब अगर सेम प्रोजेक्ट पे आपका $15 का प्रॉफिट है, तो आपको ऑलमोस्ट जो है $6 प्रॉफिट में देना होगा। तो आपका जो प्रॉफिट है वो $14 से $9 पे आ गया। सो इस चेंज ने जो पुराने सारे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं उनकी अर्निंग पावर को तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, बट जो फ्यूचर एक्सपेंशंस होनी है शायद कंपनी जो है SEZ में करे, और SEZ में आपको 10 साल की टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है, उससे काफ़ी ज़्यादा जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। सो टू कंक्लूड, इंटरलूप का जो सॉक्स बिजनेस है जो कि होजरी सेगमेंट में आता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करता रहेगा। जो चीज़ आपने ट्रैक करनी है वो ये है कि कंपनी ने जो न्यू अपैरल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसके प्रॉफिट्स कितनी जल्दी जो है रियलाइज़ होते हैं। अगर इस सेगमेंट ने भी अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करने लग गए तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले 10 सालों में इंटरलूप अपैरल में भी एक $500 मिलियन का एक्सपोर्टर बन जाएगा, और कंबाइंड ये कंपनी शायद $1 बिलियन से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। आज हमने आपको इंटरलूप का बिजनेस डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी, एवरी सेक्टर, इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच, प्री रजिस्टर फॉर आवर नेक्स्ट इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास बैच। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको एडवाइस करें ऑन योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी, to check out our advisory services on our website. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड, एंड द वेट इज़ फाइनली ओवर। और 3 महीने के गैप के बाद एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स वी आर री लॉन्चिंग आर एडवाइजरी सर्विसेज, ताकि आप भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स की तरह अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें ऑन योर सेविंग्स। Registrations are now open on our website and we have launched bigger and better packages for all of you. और हम नेक्स्ट 1 वीक में ही आपके लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फौरन फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि आपने ऑलरेडी सुना होगा कि PSX हैज़ बीन द बेस्ट एसेट क्लास ग्लोबली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले 5 महीने में PSX के इंडेक्स ने 24% रिटर्न दिया है, बट वी हैव समथिंग इवन बेटर फॉर यू। हमारे मेंबर्स ने इन्हीं लास्ट 5 मंथ्स में 33% रिटर्न कमाया है, यानी कि इंडेक्स के रिटर्न से भी 9% ज़्यादा, और ये इन बोथ नॉर्मल मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल एज शरिया कंप्लाइंट मॉडल पोर्टफोलियो। इन लास्ट 5 मंथ्स में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पाकिस्तान के टॉप म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा हैं, और हमारी जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो ट्रेडिशनल एडवाइजरी सर्विसेज की तरह बिल्कुल नहीं है कि मैसेज कर दिया ये बेच दो, ये खरीद लो। हम डिटेल में हर कंपनी जो भी मॉडल पोर्टफोलियो में होती है आपको एक्सप्लेन करते हैं A to Z, सो यू कैन इन्वेस्ट विद फुल कॉन्फिडेंस। और इसी कॉन्फिडेंस से आपको इतनी कन्विक्शन आती है कि आप अपनी हायर परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग मशीन इन पाकिस्तान। वी हैव लॉन्च 2 एडवाइजरी पैकेजेस, ताकि अगर आपका पोर्टफोलियो साइज स्मॉल भी है तब भी आप अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें।
TSX पाकिस्तान की बेस्ट एसेट क्लास क्यों है एंड व्हाई इट विल गिव अमेजिंग रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, अलॉन्ग विथ हमारे जो 2 पैकेजेस हैं उनके फीचर्स हमने अपनी वेबसाइट पे एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आवर एडवाइजरी सर्विसेज, हम नेक्स्ट वीक में ही आपका मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फुल फायदा उठा सकें। थैंक यू एवरीवन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ टुगेदर। सी यू ऑल सून इन द मॉडल पोर्टफोलियो कॉल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे अपनी सारी वीडियोस को 3 प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। फर्स्ट इज़ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, सेकंड इज़ सेक्टर आउटलुक एंड थर्ड इज़ कंपनीज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें एंड फास्ट ट्रैक योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। और आज का क्वेश्चन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरलूप। आपने हमसे कमेंट्स में जो है अपने थॉट्स शेयर करने हैं कि आपको क्या लग रहा है कि कंपनी का जो न्यू अपैरल प्रोजेक्ट है उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। आपको क्या लगता है कि कितने टाइम में ये एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बन जाएगा। आपने अपनी नॉलेज जो है हमसे कमेंट्स में शेयर करनी है ताकि हमारी जो पूरी यूट्यूब की कम्युनिटी है वो आपकी नॉलेज से फ़ायदा उठा सके। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5,000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दिस इज अब्दुल रहमान और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो।